नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद्या में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है भारत का संविधान निर्माण। हम लोग इसमें आज जानेंगे कि भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई और किन किन माध्यमों से गुजरते हुए हमारा भारत का संविधान बना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया। तो सबसे पहले दोस्तों 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं, वो भारत का एक संविधान होना चाहिए, बस इतनी सी बात कहते हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं। इसीलिए उस समय भारतीयों का इस पर ध्यान जाता नहीं है। बस इनका एक वक्तव्य आता है कि भारतीयों का एक संविधान होना चाहिए, भारत का एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत का जो संविधान होगा वो क्या होगा, वो स्वयं भारतीय बनाएंगे। मतलब कि जो हमारे देश का भारत का संविधान है वो स्वयं कौन बनाएगा, भारतीय बनाएगा, इसमें अंग्रेजी हस्तक्षेप नहीं होगी। उसके कुछ समय बाद 1934 में स्वराज पार्टी जिसे मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने मिलकर 1923 में बनाया था। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1895 में 1922 में क्या कि किस बात को पे जोड़ दिया गया था, संविधान को लेकर जोड़ दिया गया था। लेकिन यहाँ पर संविधान कौन बनाएगा उस पर जोड़ दिया गया था। किस पर, तो संविधान सभा पर जोड़ दिया गया था, संविधान सभा की मांग की गई थी। आगे हम लोग आते हैं, आगे 1934 में ही एम.एन. राय क्या कहते हैं, इन्होंने संविधान सभा के गठन का विचार दिया कि संविधान सभा का गठन कैसे होगा। इस बात की पुष्टि है वो एम.एन. राय करते हैं 1934 में। फिर 1934 में ही कांग्रेस पार्टी संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग करती है। मतलब कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी, आपको पता है कि उस समय जब हमारे भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी तो सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ही थी। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी उस समय के नेता थे वो क्या थे, वो कांग्रेस से जुड़े हुए थे, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, वो अप्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से क्या हुआ, संविधान सभा की मांग इसमें की गई। और उसके 2 साल बाद 1936 में फैजपुर अधिवेशन होता है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन फैजपुर में होता है। इसमें क्या होता है, ये संविधान सभा की जो मांग की गई थी कांग्रेस द्वारा, इसमें इसकी पुष्टि की जाती है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन रहते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। एक बात इसमें और याद रखिएगा कि फैजपुर अधिवेशन एक ऐसा अधिवेशन है जो गांव में हुआ था। मतलब कि कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जो गांव में हुआ था वो कौन था, वो फैजपुर था। ये आप याद रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे फिर 1942 में वही संविधान सभा की मांग को लेकर के क्या होता है, ब्रिटिश द्वारा क्रिप्स मिशन भेजा जाता है भारत। तो क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 में होता है, जिसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स रहते हैं। उन्हीं के नाम पर इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। ये क्या हुआ था, तो इसमें संविधान निर्माण का प्रस्ताव लेकर के आया था। ये क्या आया था, संविधान निर्माण का प्रस्ताव को लेकर आया था। किंतु इसमें जो भी बातें थी, इसमें ये कहा गया था कि जो बात हो ये कब मान्य होगा, जब द्वितीय विश्व युद्ध क्या होगा, समाप्त होगा। इसीलिए भारतीयों ने, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया, जिससे कारण क्या हो गया, ये असफल हो गया, क्रिप्स मिशन असफल हो गया। क्रिप्स मिशन के असफलता के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन आता है। ये संविधान सभा का गठन का प्रस्ताव लेकर के आता है। इसके 3 सदस्य रहते हैं, इसमें 3 सदस्य रहते हैं। एक पैसिक लॉरेंस रहते हैं जो इसके अध्यक्ष रहते हैं। इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा, ये तत्कालिक समय में भारत के राज्य सचिव रहते हैं। पैसिक लॉरेंस तत्कालिक समय मतलब 1946 के समय ये भारत के राज्य सचिव पद पर रहते हैं। दूसरे हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स जो क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। ये इस समय मतलब 1946 के समय ये बोर्ड ऑफ ट्रेड्स के अध्यक्ष रहते हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड्स के अध्यक्ष रहते हैं। उसके बाद तीसरे सदस्य हैं एवी अलेक्जेंडर जो नौसेना विभाग से संबंधित होते हैं। ये नौसेना विभाग के से मतलब इनका संबंध होता है। ये तीनों के बारे में याद रखिएगा। ये भारत सचिव थे उस समय, स्टैफोर्ड क्रिप्स बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना से संबंधित थे। आगे हम लोग आते हैं। आगे ये जो आपका कैबिनेट मिशन आता है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिनिधियों का चुनाव क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होता है। प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि का चुनाव। आपको हम बता दिए क्या कि कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर ही संविधान सभा का गठन हो जाता है। जब संविधान सभा का गठन हो जाता है तो गठन के बाद भारत में जो संविधान सभा के सदस्य चुन करके आते हैं, वो संविधान सभा के सदस्य प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि चुन करके आते हैं।
और उस समय की हम बात कर लें तो जनसंख्या के 3 समुदाय में क्या हुआ था, इसका विभाजन किया गया था। एक थे मुस्लिम वर्ग, एक हो गए सिख, और बाकी जो है वो साधारण, क्या हो गए, जनसाधारण या साधारण, जिसमें ये मुस्लिम और सिख को छोड़कर जितने भी वर्ग के लोग इसमें आएंगे। तो 3 समुदाय में क्या होता है, जनसंख्या का विभाजन किया गया था। आगे हम लोग आते हैं। आगे तो इस प्रकार से क्या होता है, सदस्यों का चुनाव होता है और कुल 389 सदस्य चुन करके आते हैं, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य रहते हैं। ब्रिटिश प्रांत कहने का मतलब वैसे क्षेत्र जिस पर ब्रिटेन का, तो पूरे भारत पर नहीं अंग्रेजों का अधिकार था, लेकिन यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटेन का अधिकार था। वो 292 प्रांत थे। 4 चीफ कमिश्नर थे, 4 चीफ कमिश्नर की अगर हम बात कर लें तो आपका दिल्ली, अजमेर हो गया, आपका बलूचिस्तान हो गया और कुर्ग हो गया। ये 4 क्या थे, ये चीफ कमिश्नर थे अंग्रेजों के। और बाकी जो 93 सदस्य थे वो देसी रियासत थे। वो क्या थे, देसी रियासत, देसी रजवाड़े, जहाँ पर राजा शासन व्यवस्था चलाते थे। आगे आते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, जब संविधान सभा का गठन हो जाता है, सदस्य चुन करके आ जाते हैं, तो अब संविधान सभा का चुनाव होता है। क्या होता है, संविधान सभा का चुनाव होता है, जो चुनाव जून जुलाई से अगस्त 1946 में होता है। जुलाई अगस्त 1946 में होता है, जिसमें चुनाव में क्या होते हैं, इस चुनाव में देसी रियासत के सदस्य नहीं भाग लेते हैं, बल्कि चुनाव किनका होता है, तो ये चुनाव होता है आपका, ये ब्रिटिश प्रांत के 292 सदस्य और 4 चीफ कमिश्नर, मतलब कि 296 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 213 सामान्य वर्ग के हैं सीट, 79 मुस्लिमों का सीट है और 4 क्या है, सिख है, 4 सिखों का सीट है। इस तरह से क्या है, 296 सीटों का विभाजन किया गया है। जब चुनाव होता है तो चुनाव में 208 सीट कांग्रेस प्राप्त करती है, 73 मुस्लिम लीग और 15 स्वतंत्र पार्टी को मिलता है। जब मुस्लिम लीग को इतने कम सीट मिलते हैं तो वो क्या करता है, संविधान सभा का बहिष्कार करता है। संविधान सभा क्या करते हैं, ये बहिष्कार कर देते हैं। उसके आगे आइए दोस्तों। चुनाव जो होता है दोस्तों, ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है। क्या होता है, ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ये इसमें मतलब कि भारतीय जनता वोट नहीं करती है, बल्कि ये विधानसभा के जो प्रांत थे वो क्या करते हैं, इसमें वोट करते हैं। तो ये चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है और ये वयस्क मताधिकार पर नहीं होता है। मतलब ये सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1935 का जो अधिनियम था उसमें जो मतलब सक्षम वर्ग थे, मतलब सीमित वर्ग थे, उनको ही, मतलब जो कर देने में सक्षम हो या और कोई काम में सक्षम हो, उन्हीं को क्या था, वोट देने का अधिकार था। 1935 के अधिनियम को ही, उसी के अनुसार यहाँ पर क्या हुआ था, वही मतलब वैसे ही लोग यहाँ पर क्या करते थे, मतदान करते थे। तो यहाँ ये जो चुनाव हुआ था ये वयस्क मताधिकार पर नहीं हुआ था, ये बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं दोस्तों। तो फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधि को, मतलब जो चुनाव हुआ, चुनाव में जो पार्टी जीती उनको क्या करते हैं, तो उनको आमंत्रित करते हैं। किसके लिए, तो संविधान सभा के गठन के लिए। मतलब संविधान सभा, अब चुनाव हो गया, अब संविधान सभा ही बन गया, अब उनको क्या करना है, अब बैठक करना है, अब हमें विचार विमर्श करना है कि अब संविधान का निर्माण हम लोग कैसे करेंगे। तो वही संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वो कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ भी याद रखिएगा, पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। इसमें क्या होते हैं, कुल 207 सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब 207 सदस्य में शामिल होते हैं, जिसमें 9 महिलाएं होती हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, चुनाव के बाद संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो इसमें कोई अध्यक्ष तय नहीं किया था कि अध्यक्ष कौन होंगे। तो इन्हीं 207 सदस्यों में एक सबसे बुजुर्ग सदस्य को सर्वसम्मति से क्या होता है, अध्यक्ष चुना जाता है, जिसको हम लोग अस्थायी अध्यक्ष के नाम से जानते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये बस पहली बैठक के ही अध्यक्ष रहते हैं, इसलिए इनको हम लोग अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। अस्थायी अध्यक्ष बोलिए, या बोलेगा आपसे कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब हमें क्या करना है, संविधान का निर्माण करना है, तो अस्थायी अध्यक्ष तो काम तो चलेगा नहीं कि जब भी हम बैठक करेंगे तो हमें अध्यक्ष चुनना पड़ेगा। तो ये समस्याओं को दूर करने के लिए हमें एक अस्थायी अध्यक्ष चाहिए था, क्योंकि हमारा संविधान निर्माण की प्रक्रिया 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि पूरे भारत के लिए एक ऐसा संविधान निर्माण करना था जिसमें क्या हो, जितने भी हमारे देश के वर्ग के लोग हों सभी को समान अवसर मिले। इसी को लेकर के 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें क्या होता है, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुन लिया जाता है। कब, 11 दिसंबर 1946 को। अब अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव हो जाता है। उसके बाद अब संविधान बनने का कार्यक्रम क्या होता है, शुरू होता है। तो यहाँ पर 13 दिसंबर, मतलब कि 11 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव क्या करते हैं, संविधान सभा के समक्ष पेश करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव, ये उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू पेश करते हैं, ये 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा क्या करता है, उस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर देता है। क्योंकि 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया गया था उसको पारित 22 जनवरी 1947 को कर दिया जाता है। उसके बाद
क्या होता है, 3 जून 1945 को माउंटबेटन योजना आती है। 3 जून 1945 को आती है माउंटबेटन योजना। इस योजना के आधार पर क्या होता है, भारत का विभाजन किया जाता है। भारत का विभाजन किया जाता है। तो भारत का जब विभाजन हो जाता है तो विभाजन के बाद जो 389 सदस्य जो हम लोग देख रहे थे, जो चुन करके पूरे भारत से आए थे, विभाजन के बाद पाकिस्तान के अलग हो जाने के बाद मात्र 299 सदस्य बचते हैं। संविधान सभा में कितने सदस्य बचते हैं, 299 सदस्य बचते हैं। ये 299 सदस्यों में से 229 भारतीय प्रांत, क्योंकि अब हम क्या हो गए हैं, अब हम लोग ब्रिटेन से आज़ाद हो गए, इसलिए इसको ब्रिटेन प्रांत न करके हम लोग भारतीय प्रांत कहते हैं। और 70 क्या हो गए, 70 देसी रियासत, मतलब 70 जो रजवाड़े का मतलब राजाओं का क्षेत्र था वो कितने थे, वो देसी रियासत 70 थे। तो इस तरह से मिला करके 299 होते हैं। अब आते हैं हम लोग कि हमारा संविधान, अब संविधान है तो संविधान का प्रारूप कैसा होना चाहिए। अब संविधान बनाना है तो उसको तो प्रारूप तैयार करना पड़ेगा। तो वही प्रारूप तैयार करने का काम सबसे पहले BN राव ने किया। किसने किया, BN राव। इनका नाम याद रखिएगा कि पहला प्रारूप संविधान का तैयार हुआ था, ये BN राव ने क्या किया, तैयार किया था। इन्होंने इसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची को समाहित किया था। ये इनके प्रारूप को संविधान सभा ने क्या किया, मतलब कि मंजूरी दिया नहीं, लेकिन इनको ये इनका प्रारूप पसंद आया संविधान सभा को। इसीलिए संविधान सभा ने क्या किया, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। कुल कितने सदस्य थे, कुल 7 सदस्य थे। इन 7 सदस्यों में एक अध्यक्ष, जो अध्यक्ष थे प्रारूप समिति के, वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, प्रारूप समिति को ड्राफ्ट कमेटी बोलते हैं, कहीं कहीं पांडुलेखन समिति बोलते हैं। किसको, प्रारूप समिति को हम लोग बोलते हैं। अब ये 7 सदस्य थे, तो उन 7 सदस्यों का नाम दोस्तों याद रखिएगा कौन कौन थे। तो पहले हो गए डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो इस समिति के अध्यक्ष थे। दूसरे गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरे हो गए अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे हो गए कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। पांचवें हो गए मोहम्मद सादुल्ला। और छठे हो गए माधव राव, जो BL मित्र के स्थान पर आते हैं। किसके स्थान पर आते हैं, BL मित्र के स्थान पर आते हैं। और सातवें हैं DP खेतान, जो 1948 में मृत्यु के बाद इनके जगह पर TT कृष्णामाचारी को बनाया था। मतलब कौन आते हैं, TT कृष्णामाचारी। याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आसानी से याद रखिएगा। अध्यक्ष तो आपको याद रहेगा, उसके बाद आप बस इनका लास्ट का नाम याद रखिएगा, अयंगर अय्यर मुंशी। अयंगर अय्यर मुंशी, सादुल्ला राव और कृष्णामाचारी। ये इनके जगह पर कौन आते हैं, इनके जगह पर कृष्णामाचारी आते हैं। 2-3 बार बोलिएगा, आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। अब क्या होता है, तो प्रारूप समिति द्वारा तैयार प्रारूप पेश किया जाता है संविधान सभा के समक्ष। 21 फरवरी 1948 को क्या होता है, संविधान सभा के समक्ष ये प्रारूप पेश किया जाता है। इस पे प्रारूप समिति पर कुल मिलाकर के 114 दिनों तक बहस चलती है। ये भी याद रखिएगा, 114 दिनों तक बहस चलती है। और ये फिर 21 फरवरी 1948 को ये प्रारूप क्या होता है, संविधान सभा के समक्ष पेश किया जाता है। लेकिन फिर भी ये इसमें समय मतलब कि संशोधन चलता ही रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद 26 नवंबर 1949 को क्या होता है, हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। कब, 26 नवंबर 1949 को अथक परिश्रम के बाद हमारा संविधान बनकर के तैयार हो जाता है। इसी दिन हम संविधान को क्या करते हैं, अंगीकृत कर लेते हैं, मतलब कि अपना लेते हैं, किंतु इसको लागू नहीं करते हैं। इसको लागू हम लोग क्या करते हैं, लागू 2 महीने बाद करते हैं। 2 महीने बाद मतलब 26 जनवरी 1950 को। इसके पीछे भी एक क्या है, इसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, उन्होंने ही क्या किया था, पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। उसी तिथि को याद रखने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ना कि मतलब कि नवंबर में तो बन गया था, लेकिन इस दिन इसको लागू नहीं किया गया था। जब हमारा संविधान बन जाता है दोस्तों, तो उसमें कुल 22 भाग होते हैं। जो मूल संविधान उसकी हम बात कर रहे हैं। कुल 395 अनुच्छेद होते हैं, कुल 8 अनुसूचियाँ होती हैं। लेकिन वर्तमान में बात करें तो यहाँ पर 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद भी आपके 450 से अधिक हो गए हैं, और भाग भी लगभग 25 हो गए हैं। याद रखिएगा, लेकिन आपको याद तो याद रखना है, मूल संविधान का जो है वही याद रखना है। भाग 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूची 12 याद रखिएगा। आगे देखिए, अब संविधान सभा की पहली बैठक हम लोग देख लिए थे कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और संविधान सभा के जो अंतिम बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। जो संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था उसमें 207 सदस्य सम्मिलित हुए। यहाँ पर 284 सदस्यों ने क्या किया था, संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 284 सदस्यों का हस्ताक्षर था जो अंतिम बैठक में सम्मिलित हुए थे। और इसी दिन 24 जनवरी को ही
और 24 जनवरी 1950 को ही इसी दिन जो अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, उनको क्या किया जाता है, भारत का पहला राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। उसके बाद 26 जनवरी, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा 1950 होगा, 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्या कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हो गया था। आगे देखिए, अब इससे कुछ जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें क्या है। तो संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा था दोस्तों। इसमें कुल 11 अधिवेशन हुआ था, हम बताएंगे आगे। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस हुई थी और 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उस दिन कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया था। वो कौन कौन से अनुच्छेद थे जो 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए थे? तो वो थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, मतलब कि जो नागरिकता के, ये कौन से अनुच्छेद किसके हैं, कौन से हैं? ये भाग 2 के नागरिकता के हैं। उसके बाद 60 हो गया, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेद, कुल 15 अनुच्छेदों को लागू उस दिन किया जाता है। और बाकी जो अनुच्छेद बचते हैं वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। उसके बाद दोस्तों संविधान सभा में अगर अनुसूचित जनजाति की हम बात करें कि उनकी संख्या कितनी थी, तो उनकी संख्या 33 थी, ये याद रखिएगा। संविधान सभा में महिला सदस्यों की बात करें तो सदस्यों की संख्या 15 थी। संविधान निर्माण में जो खर्च हुआ था लगभग 64 लाख रुपया, 63,96,729 रुपये क्या हुए थे, खर्च हुए थे। अब संविधान सभा था वो राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1945 को अपनाया था। राष्ट्रगान जो हमारा है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। राष्ट्रगीत जो है उसको 26 जनवरी 1950 को। और राष्ट्रमंडल का जो सदस्य होता है उसकी सदस्यता कब मिली थी, 1949 को। आगे आइए दोस्तों, संविधान निर्माण में कुछ संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी। उन समितियों के कौन कौन से अध्यक्ष थे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जो संचालन समिति था उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। जो राष्ट्रीय ध्वज तदर्श समिति थी उसके भी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संघीय संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित नेहरू थे। संघ समिति की बात कर लें, संघ शक्ति समिति की, तो वो पंडित नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति की बात कर लें तो सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की बात कर लें तो सरदार पटेल थे। मौलिक अधिकार की उप समितियाँ भी थी दोस्तों। तो उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो JB कृपलानी थे। और अल्पसंख्यक उप समिति की बात कर लें तो HC मुखर्जी थे। इनका भी नाम याद रखिएगा, HC मुखर्जी। अब याद रखना, कैसे याद रखिएगा तो सुन लीजिए कैसे आपको याद रखना है। तो जब आपको संचालन और राष्ट्रीय ध्वज बोलेगा, संचालन और राष्ट्रीय ध्वज, तो राजेंद्र प्रसाद का नाम याद रखिएगा। जहाँ पर संघ आ जाएगा दोस्तों, जहाँ पर संघ की बात करेगा, जहाँ पर आपको संघ की बात करेगा तो वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। और आपको पता है कि प्रांतों को जोड़ने का काम कौन किए थे, तो प्रांतों को जोड़ने का काम आपके सरदार पटेल किए थे, इसलिए इनको लौह पुरुष कहते हैं। तो जहाँ पर प्रांत की बात आ जाएगी वहाँ सरदार पटेल का नाम याद रखिएगा। और मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक ये समिति हैं, ठीक ना। उप समिति अलग है, इनके जो समिति है कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे सरदार पटेल थे। और इसी के उप समिति बने थे, मौलिक अधिकार के और अल्पसंख्यक के उप समिति बनी थी, जिसके अध्यक्ष क्या थे, तो मौलिक अधिकार के उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे और अल्पसंख्यक के HC मुखर्जी थे। आगे आइए दोस्तों, आगे हम लोग आते हैं। जो बताए थे जो चुनाव हुआ था 1946 में, तो चुनाव होने के बाद क्या हुआ था, एक मंत्रिमंडल बना था जिसको हम लोग अंतरिम मंत्रिमंडल कहते हैं। क्या बोलते हैं, अंतरिम मंत्रिमंडल, जो 2 सितंबर 1946 को क्या हुआ था, गठित हुआ था। 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था। इसमें कौन कौन से विभाग को, मतलब कौन कौन से मंत्री को कौन कौन सा विभाग मिला था उसको दोस्तों थोड़ा याद रखिएगा। चलिए हम देखते हैं। तो पंडित नेहरू को कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले, मतलब कि ये थे। अब पंडित नेहरू को पता है पहले हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद सरदार पटेल जी को गृह विभाग और सूचना प्रसारण विभाग मिला था, मतलब पहले जो गृह मंत्री थे वो आपके सरदार पटेल जी थे। वल्लभ सिंह के बारे में बात करेंगे तो ये रक्षा मंत्री। ये हम लोग अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में बात कर रहे हैं। फिर हमारा जब भारत स्वतंत्र होता है तो वहाँ जो मंत्रिमंडल बनता है वहाँ पर अलग हो जाते हैं, मतलब उनका विभाग अलग हो जाता है। उसके बाद जॉन मथाई, इनको उद्योग मंत्री। C राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। CH भाभा खान एवं बंदरगाह। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री। आसफ अली रेलवे मंत्री। उसके बाद जगजीवन राम को श्रम मंत्री। अब ये जो 5 आप देख रहे हैं, ये 5 ये क्या थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्य, मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में क्या किया था, संविधान सभा का बहिष्कार किया था, लेकिन बाद में क्या होते हैं, बाद में वो भी मतलब इसमें शामिल होते हैं, मतलब उसके सदस्य शामिल होते हैं। जिसमें लियाकत अली को वित्त विभाग मिलता है, लियाकत अली को वित्त विभाग, चुंदरीगढ़ को वाणिज्य विभाग, अब्दुल रब नस्तर को संचार विभाग, और जोगिंदर नाथ मंडल को विधि कानून विभाग, और गजानंद अली खां को स्वास्थ्य विभाग मिलता है।
ये क्या थे, ये अंतरिम मंत्रिमंडल था। कौन था ये, क्या था, अंतरिम मंत्रिमंडल, जो 2 सितंबर 1946 को बना था। उसके बाद क्या होते हैं, जब भारत हमारा स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र हो जाने के बाद क्या होता है, वो अलग मंत्रिमंडल बनता है। स्वतंत्र भारत का क्या है, पहला मंत्रिमंडल जो 1945 में बनता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ऐसे याद तो रखना है दोस्तों दोनों, लेकिन थोड़ा महत्वपूर्ण ये हो जाता है, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए, तो इसमें पंडित नेहरू पीएम, क्या होता है, पंडित नेहरू प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जिस दिन हमारा देश आज़ाद होता है उसी दिन उनको प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। राष्ट्रमंडल और विदेशी मामले सब इन्हीं के, मतलब इन्हीं के अंडर थे। सरदार पटेल गृह मंत्री, वहाँ भी गृह मंत्री थे, यहाँ भी गृह मंत्री, सूचना प्रसारण और राज्यों के मामले। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वो खाद्य एवं कृषि मंत्री, वहाँ भी खाद्य एवं कृषि मंत्री, यहाँ भी खाद्य एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, ये अब्दुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। उसके बाद जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन मंत्री। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि मंत्री, कानून मंत्री, मतलब पहले भारत के कानून मंत्री कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जगजीवन राम जी को श्रम मंत्री। सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री, वहाँ भी ये रक्षा मंत्री थे, यहाँ भी रक्षा मंत्री हैं। राजकुमारी अमृता कौर, ये कौन थी, ये स्वास्थ्य मंत्री थी। उसके बाद सी एच भाभा को वाणिज्य मंत्री, ये क्या होते हैं, ये वाणिज्य मंत्री होते हैं। रफ़ी अहमद किदवाई संचार मंत्री। आर के षणमुखम शेट्टी को वित्त मंत्री, ये पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी थे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे। और वी एन गॉडगिल क्या थे, ये खान एवं ऊर्जा मंत्री थे। तो ये हमारे स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल था दोस्तों। आगे आते हैं, आगे देखिए, अब आगे कुछ बातें और याद रखिएगा। क्या याद रखना है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। पहला याद रखिएगा कि संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, क्या क्या तथ्य है देखिए यहाँ पर। तो संविधान सभा का प्रतीक क्या था, तो हाथी था। याद रखिएगा, संविधान सभा का प्रतीक पूछेगा आपसे तो हाथी। संविधान सभा के जो कानूनी सलाहकार थे वो कौन थे, बी एन राव, जो पहला प्रारूप तैयार किए थे, वही है बी एन राव, बेनेगर नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। संविधान सभा के सचिव के बारे में बात करेगा तो एच बी आयंगर। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार बोलेगा, चीफ ड्राफ्टमैन बोलेगा तो मुख्य की बात कर रहे हैं, लोग प्रारूप समिति की बात नहीं कर रहे हैं। तो एल एन मुखर्जी। और मूल संविधान का सुलेखक मतलब कॉलीग्राफर कौन थे, मतलब जो संविधान कौन लिखे थे हमारे, वो प्रेम बिहारी रायजादा जी क्या किए थे, भारतीय संविधान को लिखे हैं। मतलब उसमें लिखावट किनका है, तो प्रेम बिहारी रायजादा जी का है। और दोस्तों याद रखिएगा इसमें, और आगे जो संविधान सभा के बताए थे, कुल 11 शस्त्र हुआ था। कुल कितने हुए थे, कुल 11 शस्त्र हुए थे। उन शस्त्रों को आप याद रखिएगा, कुल कितने शस्त्र हुए थे, कुल 11 शस्त्र हुए थे। जो पहला शस्त्र चला था वो 9 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर तक 1946 तक चला था। दूसरा शस्त्र आपका 20 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी 1945 तक चला था। तीसरा शस्त्र आपका 28 अप्रैल से लेकर के 2 मई 1945 तक चला था। चौथा भी देख लीजिए आपका 1945 में हुआ था। पाँचवा भी 1945 में ही हुआ था। छठा 1948 में आपका हुआ था। सातवां आपका 1948 से 1949 तक चला था। आठवां आपका 1949 में हुआ था। नौवां भी आपका 1949 में हुआ था। 10वां 1949 में और 11वां कब हुआ था, 1949 में। तो आप याद रखना है, तो याद रखिएगा ये स्टार्टिंग का 2, पहला जो 9 दिसंबर से 30 दिसंबर 1946 तक चला था, और दूसरा 25 जनवरी से लेकर 25 जनवरी 1945 तक चला था। और अंतिम का याद रखिए 11वां शस्त्र कब चला था। 11वां जो अंतिम शस्त्र हुआ था वो आपका 14 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर 1949 को हुआ था। आगे देखिए, हम लोग कुछ और इसमें देख लेते हैं, जो अन्य देश के संविधान है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यूएसए के संविधान की हम बात करें तो यूएसए के संविधान में कितने हैं, तो कुल 7 अनुच्छेद हैं। कुल कितने अनुच्छेद हैं, 7 अनुच्छेद है, ये याद रखिएगा। ये यूएसए का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान था। अगर पूछेगा विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो यूएसए का है। लेकिन आपसे अगर पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो अपने देश भारत का है। तो यूएसए का संविधान हुआ था वो आपका 1787 में क्या हुआ था, ये का निर्माण हुआ था। इसमें कुल 4 महीने लगे थे इनको निर्माण करने में। कनाडा के संविधान की हम बात करें तो इसमें कुल 145 अनुच्छेद है, जो 1864 से लेकर के 1867 तक बनने में इसको समय लगता है। कुल 2 वर्ष 6 महीने लगता है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, 128 अनुच्छेद हैं, जो 1891 से लेकर के 1900 तक चलता है बनने में समय, और इसमें कुल 9 वर्ष लगते हैं। दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है उसमें कुल 153 अनुच्छेद हैं, जो 1908 से 1909 तक बनने में इसमें समय लगता है, जो कुल 1 वर्ष लगते हैं। अपना भारत का संविधान है, तो भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, भारत संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, जो 9 दिसंबर 1946 को शुरू होता है और 26 नवंबर 1949 में क्या होता है, ये बनकर के तैयार हो जाता है। तो कुल मिलाकर के इसमें 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगता है। कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों और याद रखिएगा, जैसे हम ऊपर
लिखे हैं, क्या लिखे हैं, जैसे मद्रास में जो सर्वाधिक पदस्थ हैं वो मद्रास से थे, कितने 49 पदस्थ थे, सर्वाधिक 49, याद रखिएगा। फिर उसके बाद संयुक्त प्रांत से 55 सदस्य थे, बॉम्बे से 21 और बिहार से 36 थे। कुछ और देखिए, क्या यहाँ देखिए, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार बता दिया। संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्ष। तो संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, एक एस.सी. मुखर्जी थे और एक कृष्णामाचारी भी थे। कृष्णामाचारी भी क्या थे, ये संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। इसके बाद एक पॉइंट आप और याद रखिएगा, एक पॉइंट का याद रखिए, क्या याद रखना है आपको, कि जो संविधान अपना है, जो संविधान में जो अलंकृत किया गया संविधान को, तो अलंकृत करने का काम नंदलाल बोस जी ने किया है। किसने किया है, नंदलाल बोस जी ने। तो इतनी सारी बातें थी दोस्तों संविधान से संबंधित। अब अगले वीडियो में हम संविधान निर्माण से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।